बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज एक बार फिर से अपने स्वागत। आज भी हम मैनेजमेंट विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और मैनेजमेंट में हम संगठन या ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध को अनेक कार्य करने होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण कार्य है संगठन की स्थापना करना या संगठन बनाना। संगठन ही वह माध्यम है, वह यंत्र है, वह उपकरण है जिसकी सहायता से प्रबंधक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है या संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। जब हम संस्था में व्यक्तियों की नियुक्ति कर लेते हैं तो नियुक्ति करने से तात्पर्य तो यहाँ होगा कि हमने भीड़ को इकट्ठा कर लिया, लेकिन भीड़ में जब तक हम सत्ता संप्रेषण उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और संगठन इसी कृत्य को करता है, इसी कार्य को करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समूह और संगठन में अंतर होता है। समूह तो एक भीड़ है और संगठन उसमें सत्ता संप्रेषण और उत्तरदायित्व विषय सुनिश्चित करना है। यहाँ संगठन की परिभाषा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि संगठन प्रबंधकीय कार्य के रूप में एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था की संपूर्ण क्रियाओं को निश्चित एवं वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अधिकारों एवं दायित्वों का विभाजन किया जाता है तथा उनके बीच आपसी संबंधों की स्थापना की जाती है। बिल्कुल साफ है बात, स्पष्ट कि जब भीड़ में या व्यक्तियों में हम ऐसा कुछ कर दें जिससे कि उनके संबंधों को एक रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकें और व्यक्तियों को भी उन्हें पता हो कि उन्हें क्या करना है और किसके अधीन और नियंत्रणाधीन करना है, वगैरह वगैरह। तो मेरे विचार से संगठन दो या अधिक व्यक्तियों का समूह जिसमें कि कुछ विषय सुनिश्चित किए जाते हैं, अर्थात अधिकार और दायित्व बांट दिए जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि संगठन का महत्व क्यों है। संगठन के महत्व के संबंध में एक बार एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि आप मेरा सब कुछ ले लो, सर्वत्र ले लो, यहाँ तक कि मेरी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ले लो, फैक्ट्रीज हैं उनको ले लो और मेरे समस्त कारखाने ले लो, जो भी धन संपदा ले लो, लेकिन मेरा संगठन मेरे पास छोड़ दो, मैं कुछ ही वर्षों में अपने आप को पुनः स्थापित कर लूँगा। संगठन के महत्व को स्पष्ट करते हुए एंड्रयू कार्नेगी ने कहा जो वास्तव में संगठन के महत्व को बताता है। इसी तरह एंड्रयू कार्नेगी ने जो बात कही है कि हम संगठन में जन्म लेते हैं, संगठन में ही खेलते कूदते हैं, बड़े होते हैं और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, भुगतान करते हैं, वगैरह वगैरह, और अंत में समाज रूपी संगठन के कंधों पर ही हमें जलाने या दफनाने ले जाया जाता है। तो यह भी बात संगठन को स्पष्ट करती है या उसके महत्व को बताती है। संगठन के महत्व को हम निम्न बिंदुओं से, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। इसी से प्रबंधक क्षमता बढ़ेगी। पहला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, प्रबंधक अकेला अपने आप में किसी संस्था को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि उसके पास समूह ना हो और उस समूह में अधिकार और दायित्व ना बांटे जाएं। तो प्रबंध क्षमता अगर बढ़ानी है तो संगठन के महत्व को समझना होगा।
इसी प्रकार अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर संगठन हमने बनाया हुआ है तो हमें पता होगा कि कौन सा कार्य किस स्तर पे होना है और उस स्तर पर उन लोगों को क्या अधिकार दिए जाएं, किससे वो तालमेल रखें, आदि आदि। तो इससे अधिकार प्रत्यायोजन अर्थात उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को अधिकार देने में सुविधा मिल जाएगी। इसी तरह संस्था के विकास एवं उन्नति में भी सहायक है। तकनीकी सुधारों का अधिकतम प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आए दिन जो चेंजेज हो रहे हैं वो संगठन के माध्यम से ही उनको उपयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह सृजनशीलता को प्रोत्साहन मिलता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, मनोबल भी बढ़ता है। व्यक्ति के काम से संबंध है और मनोबल यही कहता है मन का बल, अर्थात संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों का मनोबल अगर संगठन बनाया जाए तो बढ़ता है। इसी प्रकार विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात जो कार्य हैं हमारे संगठन में इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि उस कार्य को या अमुक कार्य को करने के लिए अमुक प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाएगा और उस कार्य को करता हुआ वह और पारंगत हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, तो इससे विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। समन्वय में भी सुविधा रहती है, कार्यक्षेत्र का स्पष्ट विभाजन हो जाता है, अर्थात सबको पता होता है कि कौन किसके अधीन है और उसका अपना कार्य क्या है और उसके उच्चाधिकारी का कार्य क्या है। नियंत्रण में भी सुविधा मिल जाएगी, अर्थात जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए उन लक्ष्यों को किसने कितना प्राप्त किया इस बात का पता लगाया जा सकता है। कार्यकुशलता बढ़ती है, भ्रष्टाचार समाप्त होता है, संप्रेषण में भी सहायता मिलती है, सफलता मिलती है। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जब संगठन बनाया जाएगा तो संप्रेषण व्यवस्था भी द्विमार्गी रखते हुए संगठन को चलाया जाएगा, तो अपने आप संप्रेषण भी प्रभावी हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कार्यों का दोहराव नहीं होगा और कई प्रकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। कर्मचारियों के आवागमन में भी कमी, क्योंकि जब संगठन में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो वह निश्चित अधिकारों दायित्वों के साथ कार्य कर रहे हैं, एक अच्छी संप्रेषण व्यवस्था के साथ कार्य कर रहे हैं और ऐसा करने से वो कर्मचारी संस्था को छोड़ के नहीं जाएगा, संस्था में बना रहेगा, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ साथ संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि संगठन वास्तव में किसी संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत लाभकारी है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की चर्चा करना चाहता हूँ। औपचारिक संगठन जो निश्चित नियमों में बना हो, जिसे रेखाचित्र द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता हो, और संस्थाओं में यही होता है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन से तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसमें प्रत्येक स्तर के प्रबंधक के अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों एवं भूमिका का स्पष्ट उल्लेख होता है तथा संगठन संस्था के उद्देश्यों के लिए स्थापित होता है। बिल्कुल ठीक बात है, यही औपचारिक संगठन होता है, अर्थात यह एक निश्चित नियमों में स्थापित किया हुआ होता है। इसमें अधिकारों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है, संप्रेषण व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है, वगैरह वगैरह बहुत से लाभ प्राप्त होने लगते हैं।
लेकिन अनौपचारिक संगठन क्या है? अनौपचारिक संगठन से आशय ऐसे संगठन से है जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि आपसी व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों के बनने से यह निर्मित होता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसको बनाया नहीं जाता बल्कि स्वतः निर्मित हो जाता है। जैसे यूँ कहें कि एक उच्च स्तरीय प्रबंधक है और वहीं पर एक निम्न स्तरीय कोई कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन वो दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों लगभग दूसरे चौथे दिन मिलते हैं, तो यह मान के चलो कि दोनों के बीच एक इनफॉर्मल रिलेशंस या अनौपचारिक संबंध बने हैं। यही अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक संगठनों की एक खासियत यह होती है कि यह विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध में भी पाया जाता है, मध्यम स्तरीय प्रबंध में भी पाया जाता है और निम्न स्तरीय प्रबंध में भी पाया जाता है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो दोनों में यह अंतर भी है कि औपचारिक संगठन बनाए जाते हैं जबकि यह स्वतः निर्मित होते हैं। इसमें अधिकार और दायित्व स्पष्ट विभाजित होते हैं, इसमें अधिकार और दायित्व स्पष्ट विभाजित नहीं होते। औपचारिक संगठन में संप्रेषण व्यवस्था सुनिश्चित होती है, जबकि इसमें संप्रेषण व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि अंगूरी लता संप्रेषण की तरह मैसेज कन्वे होता है, फैलता है, जाता है। मेरे विचार से आप औपचारिक और अनौपचारिक संगठन को इस वीडियो की सहायता से समझ गए होंगे और आज का यह टॉपिक हमारा कि संगठन का अर्थ, उसका महत्व और औपचारिक और अनौपचारिक संगठन और उनके अंतर को समझा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।